नहीं, बच्चों से मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए था। उस बच्ची से, वो सांगानेर विधानसभा उनके वोटर है एक तरह से। क्या एडामेंसी है मुख्यमंत्री को? वो मुझे लगता है किसी ने मुख्यमंत्री को गलत ज्ञान दे रखा है कि आप उनसे मत मिलिए जो आपके खिलाफ है। क्या मोदी का क्रिटिसाइज नहीं करते क्या लोग? मोदी तो जो मतलब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं। राम राम सा हताई विद भाई जी में आप सबका स्वागत है। हाँ, अभी पिए। अरे कॉफी तो ठीक है सर, ये बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या हो गया? बहुत बड़ी घटना बता रहे हैं। देखिए, अपहरण की सूचना है। तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी और कुछ युवक रोकते नजर आए, रोकने का प्रयास किया स्कॉर्पियो गाड़ी को, और कार को खींच कर बैठाया गया था एक व्यक्ति को। स्कॉर्पियो सवार फरार हो गए। घटना भाजपा मुख्यालय के बाहर की है, क्योंकि सत्ता का मुख्यालय माना जाता है भाजपा मुख्यालय। पुलिस जांच कर रही है क्या मामला है। दोनों गाड़ियां जो थी वो अब नहीं दिखाई दे रही। और एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा ने जो हमें सूचना मिली है, हमें मैसेज किया है, बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच चल रही है और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अब तक उन तक नहीं पहुंची है। मतलब किसी ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया। दो गाड़ियों की बताया। फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी दिखाई दे रही थी है। मतलब सीसीटीवी फुटेज को आप गौर करेंगे तो फॉर्च्यूनर के पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी दिखाई दे रही है। गाड़ी से कुछ लोगों को जबरन कार में सवार लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या मामला है पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। लेकिन देखिए, जो भी मामला था, मतलब ये अपहरण था या नहीं था, अपहरण की कोशिश थी, लेकिन सत्ता के ऑफिस के बाहर इस तरह की गुंडागर्दी तो वाकई में कानून व्यवस्था पे सवाल तो खड़ा करती है। और सवाल ये भी खड़ा करती है दूसरा, अभी भारत रफ्तार ने एक बहुत बड़ी कवरेज की थी, लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की भारत रफ्तार की। जो एसआई भर्ती रद्द का मामला था उसमें एक बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद किरोड़लाल मीणा भी आए। हम वहाँ मौके पर पहुंचे थे। हम रात को मौके पे थे। आपने देखा डॉक्टर साहब के साथ, जिस तरह से डॉक्टर साहब 24/7 एक्टिव रहते हैं, तो हम भी ऐसे ही रहते हैं। भारत रफ्तार हमेशा एक्टिव रहता है, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और जनता के लिए। हमारा सरोकार जनता से है, हमारा सरोकार नेताओं से नहीं है, हमारा सरोकार जनता से है। हम रात को 12 बजे वहाँ मौके पे पहुँचे थे और वो बच्ची को जिस तरह से सीएम की विधानसभा से ही महारानी फार्म में वो बच्ची का घर था, वो कह रहे हैं कि भाई आंदोलन करने के लिए, वो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम एसआई भर्ती को निरस्त करने की बात कर रहे हैं क्योंकि सारे एसओजी के प्रूफ आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पीएम की सभा में या पीएम के कार्यक्रम में कोई व्यवधान करने की हमारी को मंशा नहीं थी, ऐसा उन बच्चों का कहना है। तो जब नहीं थी तो फिर पुलिस ने एक बेगुनाह बच्ची को इस तरह से उठाना गलत था। बिल्कुल बिल्कुल। जो सीआई थी ममता शर्मा, उस पर भी कई आरोप डॉक्टर करुलाल मीणा लगाए। लेकिन सवाल ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो ग्राउंड से उठे में, आज उन्होंने एक फोटो भी डाली है, दिलचस्प तस्वीर है। वो सरपंच से जबकि फोटो डाली है उन्होंने। सरपंच से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है सड़कों पर। लेकिन मुख्यमंत्री सहज और सरल, जब मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैं उन्हें जितना जानता हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सहज और सरल हैं। जब महामंत्री थे तो बहुत ही सरलता से सभी से मिलते थे और उनका एक अपना ही स्टाइल था। अब पता नहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद एक परसेप्शन बन चुका है कि वो सहज सरल नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि किसी ने उनको गलत ज्ञान दे रखा है यहाँ तो, कि जो उनके खिलाफ आंदोलन, कल बच्चों को उससे क्यों नहीं मिले, वो उनको मिलना चाहिए था। ये यहाँ तो किसी ने परसेप्शन गलत बना। किरोड़लाल मीणा रात को पहुंचे नहीं, बच्चों से मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए था। उस बच्ची से, वो सांगानेर विधानसभा उनके वोटर है एक तरह से, वहाँ की रहने वाली, उसके पिता भी सीआई हैं, ऐसा ही है, सॉरी क्षमा चाहूँगा। तो उस बच्ची से मिलना चाहिए था। इनकी एडामेंसी है मुख्यमंत्री को। वो मुझे लगता है किसी ने मुख्यमंत्री को गलत ज्ञान दे रखा है कि आप उनसे मत मिलिए जो आपके खिलाफ है। जबकि मुख्यमंत्री को सबका मुख्यमंत्री होता है, सभी विचार के लोगों को, सभी तरह के लोगों से उनसे मिलना चाहिए। अगर कोई आंदोलन, लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है। अगर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। अगर ऐसा ही भर्ती वाले बच्चों से आप मिलेंगे तो उनकी पीड़ा आप सुनेंगे तो शायद उनके मन में आपकी जो बात है वो आप बात अपनी रख पाएंगे। लेकिन जब कम्युनिकेशन नहीं रहता, आप किसी से संवाद ही नहीं करोगे तो फिर तो बात बढ़ेगी ना। इनको किसी ने बोल दिया कि आप एक से संवाद करोगे तो सबसे करना पड़ेगा। मुझे लगता है गलत ज्ञान दे दिया। लेकिन सीएम ऐसे है नहीं। मुझे लगता है कि किसी ने गलत तरह की जानकारी, गलत तरह के उनकी बातें उनको बोली है, जिसके कारण उनको लगता है कि ऐसा ही भर्ती वालों बच्चों से नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये एडामेंसी छोड़नी चाहिए। लोकतंत्र में एडामेंसी नहीं चलती। लोकतंत्र ही है, आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता से मिलना पड़ेगा, जनता की पीड़ा सुननी पड़ेगी, जनता की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेरे खिलाफ है तो इससे क्यों मिलूँ। आप भाई सबके हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, लोग आपके खिलाफ, क्रिटिसिज्म होता है राजनीति में। क्या मोदी का क्रिटिसाइज नहीं करते क्या लोग? मोदी तो जो मतलब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं,
तो जो उनके खिलाफ है, शिबू सोरेन जो अभी बने मुख्यमंत्री, वहाँ के अभी जो झारखंड के चुनाव हुए थे, उनके मुख्यमंत्री से भी मिले। तो लोकतंत्र है भाई, आपकी प्रशंसा हर कोई नहीं कर सकता। कुछ आप गलत करोगे तो वो लिखेगा, गलत पत्रकार भी गलत होता है, लिखता सही सही होता है। काम है ये सबका लिखना, लेकिन लिखना बोलना, कुछ लोग लोकतंत्र में विरोध भी करेंगे आपका, ऐसा नहीं कि उनसे मिलना नहीं है। ये किसी ने गलत ज्ञान दिया है, ये मुख्यमंत्री जी के लिए हानिकारक है। जो भी ऐसे लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं मिलते, बहुत गलत है। मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए सभी लोगों से, सभी प्रकार के, सभी विचार के लोगों से। मुझे लगता नहीं है भजनलाल शर्मा वो है जो महामंत्री थे। भजनलाल शर्मा अब चेंज हो चुके हैं। किसने चेंज कर दिया? उनके लोगों ने कर दिया। अब आसपास के लोग होते हैं वो तो चेंज कर देते हैं, खुद वो अच्छे व्यक्ति हैं। मैं जितना जानता हूँ ना उनको, वो दिल के बहुत प्योर व्यक्ति हैं और अच्छे आदमी हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि पर जब इतनी बड़ी गरीबों की पीड़ा भी समझते हैं। इतने बड़ी जो घटनाएं हो जाती है, अगर उसका संज्ञान लेने, बिल्कुल लेना चाहिए था उनको। इसके अलावा मैं एक बातचीत करना चाहता हूँ। भारत अवतार ने ही ये क्लेम किया था कि देवेंद्र फडणवीस है वो महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे। आप ही ने कहा था। मैंने आपको कहा था 30 तारीख के आसपास शायद, और मैंने 6 दिन, मतलब कल जब कल घोषणा हुई थी उससे 6 दिन पहले, मतलब कल कितनी तारीख थी, 4 तारीख थी कल, हाँ। मैंने मतलब आपको 29 तारीख को ही ये जानकारी दे दी थी कि महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्योंकि हमें अहम सूत्रों से जानकारी मिल गई थी। तो भारत रफ्तार की खबर का इम्पैक्ट है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो हमारे पास सूचना आती है, पुख्ता आती है, हम किसी के बारे में ऐसे उलझुल नहीं देते, हवा में हम कोई लप्पे नहीं देते। हमारे पास जो सोर्सेज से खबर ये आई थी कि किसी भी हालात में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद इम्पैक्ट क्या होगा। अब देश की डायनेमिक्स बड़ी चेंज हो गई। देश में बीजेपी शासित राज्यों में 3 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो चुके हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट की राजनीति पे चलती है। बिल्कुल, भारत की। तो देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, भजनलाल शर्मा और अब फडणवीस, 3 ब्राह्मण हो चुके हैं। राजपूत मुख्यमंत्री 2 हैं, उत्तराखंड में धामी और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ। जो लेकिन वो संतों में उनकी गिनती, तो अब जैसे संतों में उनकी गिनती आती है, लेकिन फिर भी कास्ट वाइज अगर अपन बात करें, और बीजेपी जो कास्ट इक्वेशन सेट करती है, बीजेपी बड़े दिलचस्प तरीके से करती है। तो उनका एक अलग तरीका है बीजेपी का कास्ट इक्वेशन सेट करने का। तो मुझे लगता है कि अब कुछ बड़ा परिवर्तन, मुझे लगता है कि देश की इस राजनीति में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप देखें कि कुछ कास्ट इक्वेशन बड़े चेंज होने की संभावना मुझे लगती है, कि कुछ कास्ट इक्वेशन चेंज हो सकती है। ये भी हम आपको पहली जानकारी दे रहे हैं। जो मंत्रिमंडल से है, आगे से 6 महीने बाद, मंत्रिमंडल नहीं, मैं मुख्यमंत्रियों में कह रहा हूँ। अच्छा, आगे से 6 महीने बाद देश की राजनीति में आपको कास्ट इक्वेशन का बड़ा चेंज हो सकता है। एक राजपूत सीएम और बना दे कहीं जो पर। बड़े पद है वहीं देखने को मिलेगा। हाँ, एक सीएम कहीं भी एक एडजस्ट करेंगे, किसी भी एक ओबीसी भी एक कर सकते हैं, एक राजपूत भी कर सकते हैं। तो ये 2 आपको बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के मामले में पीएम मोदी का विकल्प नहीं है। गजब के सोशल इंजीनियर हैं, जो गजब के मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और जो वो कहते हैं वो करते हैं, और वो अपनी पॉलिटिक्स 10 साल आगे की करते हैं। अच्छा, कि इसका इम्पैक्ट 10 साल आगे क्या होगा, 5 साल आगे क्या होगा। देवेंद्र फडणवीस का बनना बहुत बड़ा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, वो एक मैसेज उधर भी गया है, नागपुर का मैसेज भी है। इट्स गुड फॉर ऑल, गुड फॉर ऑल। तो गुड फॉर बीजेपी। देश में इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं कि जैसे हिंदू आक्रोश रैली अभी जयपुर में भी हुई है, बांग्लादेश इशू। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बड़ी बात यह है, अभिषेक, देखने वाली बात है, केवल हिंदुओं पे नहीं हो रहा, सिखों पे वहाँ हो रहा है, बौद्धों पे वहाँ हो रहा है, जैनों पे वहाँ हो रहा है, और ईसाइयों पे वहाँ हो रहा है। मतलब तमाम जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये थम नहीं रहा है कहीं कहीं भी, मतलब रुकने का नाम नहीं। इस्कॉन के आप देखिए, पहले इस्कॉन मंदिर पे अटैक हुआ था, और कुछ महीने बाद में वहाँ के जो है पुजारी उनको फिर गिरफ्तार कर लिया तो गया। ये बहुत शर्मनाक है, जिस तरह से तमाम अल्पसंख्यक लोगों पर वहाँ अत्याचार। मुझे लगता है इसमें देश के सभी देशों को इस पे चर्चा करनी चाहिए, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को चर्चा करनी चाहिए, और इस पर कहीं ना कहीं एक ग्लोबल चर्चा होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
और बुद्धिजीवी व्यक्ति और यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहे हैं इस टाइम? वो वही है यूनाइटेड नेशन। वैसे भारत के तो छोटे छोटे मानवाधिकार के विषयों पर हाँ, छोटे कोई से छोटे अल्पसंख्यक समुदाय पे कोई बात हो जाती है तो तुरंत यूनाइटेड नेशन की बात आ बड़े जाती बड़े है। पत्रकार छापने ह्यूमन लगते राइट्स के जो संस्थाएं चलाते हैं उनकी बात आ जाती है, लेकिन अब कहाँ हैं वो, कहाँ सो रहे हैं। हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। अब सरकार के 1 साल पे कुछ पूछ रहे थे आप, कह रहे थे। सरकार का जो ये 1 साल का जो राजस्थान सरकार का, हाँ लगभग खत्म होने आया, 1 साल हो गया। तो 15 उसका तारीख क्या को मुझे कुछ? ध्यान है कि भजन लाल जी ने शपथ ली थी और आज हो गई, मतलब 1 साल होने वाला है 5 दिसंबर। भजन लाल जी को तो बने हुए 1 साल हो गया तो एमएलए। आप कैसे पर्सनली हमारे क्या सोचते हैं? नहीं, पर्सनली भजन लाल जी अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए मैं पर्सनल क्रिटिसिज्म किसी की नहीं करता। और पत्रकार के तौर पे एज एन जर्नलिस्ट मैं बताऊं कि वो एक मतलब बहुत अच्छा कर सकते थे, कोशिश भी की उन्होंने। लेकिन पीएम मोदी का विज़न बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ के लेकर। ईआरसीपी योजना यहाँ पे आई, यमुना जल समझौते, अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं, होने की कगार पे, क्योंकि पीएम जो कहते हैं वो करते हैं, ये अच्छे पॉइंट थे। सरकार ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की है, लेकिन कई जगह बड़ी फेलियर रही सरकार। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कानून व्यवस्था सेम की सेम। हिंदुओं पर जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उस पे थोड़ा वो रहा। हिंदू समाज की देखिए आप, उदयपुर में आप गए थे कवर करने, एक बच्चे के साथ किस तरह से मुसलमान बच्चे ने मारा था, वो हनुमान बना था। उसके बाद ये एक बड़ा मामला था। भीलवाड़ा में मस्जिद से पत्थर फेंके जाते हैं, जयपुर के रामगंज में पत्थरबाजी होती है मुसलमान समुदाय द्वारा। तो कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिजली पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। और सरकार, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उद्योगपतियों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए ये है कि सरकार कौन चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ब्यूरोक्रेसी का, विपक्ष तो बार बार कह रहा था कि सरकार पूरी दिल्ली ब्यूरोक्रेसी से का चल रही है। हावी होना बड़ा, नहीं दिल्ली से कोई नहीं, सरकार एक केंद्रीकरण होना चाहिए। बाकी ओवरऑल इतना कोई करप्शन हुआ नहीं, भ्रष्टाचार कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार हुआ। मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कोई बड़ा घोटाला इस सरकार ने किया हो। ओवरऑल भजनलाल जी की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन अभी जो प्रसोना बनना चाहिए था सरकार का वो नहीं बन पाया। लोकसभा चुनाव में 11 सीटें बीजेपी हार गई यहाँ पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट था मोदी जी। राइजिंग राजस्थान पर क्या कहेंगे? राइजिंग राजस्थान एक अच्छा मुहिम है मतलब सरकार की। हर बार क्या होता था कि जो भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट सबमिट होते हैं ऑन राज्यों में भी, राजस्थान में भी 2-3 बार, एक बार गहलोत जी ने किया, एक बार वसुंधरा जी ने किया, तो हर बार लास्ट के साल में होता था, फिर उसके बाद सरकार चेंज हो जाती थी। ये अच्छा है, मोदी जी के विज़न के कारण ये हुआ है कि पहले साल में हो गया तो कुछ चीज़ें अगर मतलब कई करोड़ के में हो गए तो अगर उसका 10% 20% भी अगर धरातल पे उतर जाएंगे तो इज़ गुड फॉर राजस्थान, इज़ गुड फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब बेरोजगारों के लिए अच्छा है, राजस्थान के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा इन्वेस्टमेंट समिट। अभी कितना इम्पैक्ट होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जो इस समय पहले साल कराना अच्छा है, सरकार का अच्छा कदम माना जा सकता है। लेकिन 1 साल की जहाँ मैं बात करूँ तो इतनी सारी समस्याएं इस साल में देखने को मिली हमें कि मैं गिना गिना के थक जाऊँगा। और हालांकि सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। ओवरऑल बजट है, बजट अच्छा था सरकार का, लेकिन वो बजट इम्प्लीमेंटेशन हो जाए जब, एक क्या है कि विधायकों की बड़ी पीड़ा है कि विधायकों के काम नहीं हो रहे, एक सीआई तक के ट्रांसफर नहीं। मुझे कई मेरे मित्र सरकार के विधायक विधायक, हाँ सरकार के विधायकों की बात बता रहा हूँ, कई मेरे मित्र विधायक हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, जो मुझे ये कह के गए कि हम सीआई का ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहे, कुछ ऐसे कह के हमारा एसडीएम नहीं लगा पा रहे। तो पिछले राज्यों में कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो अपने आधार पे अपने अनुसार एक कर्मचारी भी नहीं लगा पा रहा, एक सीआई नहीं लगा पा रहा थाने में। तो फिर उसको वो काय के लिए विधायक है, वो कहता है मैं काय के लिए विधायक हूँ। मेरे को 10-15 विधायक के कह चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ कह रहे हैं कि कुछ विधायकों के काम हुए हैं, भजनलाल जी ने सुना भी है, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। भजनलाल जी का टाइम मैनेजमेंट की बड़ी समस्या है, वो समय पर पहुँचते नहीं है। जैसे ये तो कमी उनके आसपास के लोगों की, उनकी तो क्या कमी कहूँगा, क्योंकि आदमी जब सत्ता के शिखर पे होता है, जब राजा होता है, तो राजा की कोई गलती नहीं होती। समय की जो व्यस्तता रहती है, राजा नहीं, राजा को तो समय में प्राइम मैनेजमेंट तो अधिकारियों का काम है कि वो समय पर अगर किसी मंत्री को टाइम दे दिया 12 बजे का तो 12 बजे मिले। 12 बजे उनके पास समय नहीं है तो 1 बजे का टाइम, 10-15-20 मिनट आधा घंटा इधर उधर चलता है। एक बार हम मिलने गए थे तो जब भी
2-2.5 घंटे लग गए थे। मतलब इस तरह का जो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का चर्चा है, पत्रकारों में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी उनके टाइम मैनेजमेंट की चर्चा है, हिंदू संगठनों में भी उसके टाइम मैनेजमेंट की चर्चा है उनके। तो उनको एक समय, निश्चित समय पर मिलना चाहिए। वैसे वो ओवरऑल अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको बताऊं, दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ़ हैं। और लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये बड़ी हैं, क्योंकि उनको, मुझे लगता है सरकार का 1 साल हुआ तो उनको गो थ्रू करना चाहिए। इस साल में उन्होंने कितनी कमियां छोड़ी, और कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था क्यों रही। अब देखिए, आज 1 साल होने वाला है, 15 तारीख को हो जाएगा सरकार का, और बीजेपी कार्यालय से एक व्यक्ति को मतलब इस तरह से अपहरण की बात आती है सामने। और भी कई चीज़ें आती है, मतलब इतनी घटनाएं, इतनी सारी चीज़ें हुई है कि मैं बताता बताता थक जाऊँगा, और हमारे दर्शक सुनते सुनते वो होंगे कि राजस्थान में, अच्छा पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक ऐसा ही बढ़ती, पेपर लीक। आपने कहा था कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, एक भी मछली नहीं पकड़ी अब तक। आपने कहा था कि पेपर लीक हुए हैं, आपने 2 वो गिरफ्तार कर ली, वो अच्छी बात थी, ऊँट के मुँह में जीरे के समान थी, लेकिन वो आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार कर ली, रामू राय का और एक और। आपने संजय श्रोत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जब तक युवा मांग उठा रहे हैं लगातार। आपने पेपर लीक पर आपने कहा था कि सारे पेपर निरस्त हो जाएंगे, जो सर बीजेपी ने उस समय सवाल उठाया था। आरपीएससी भंग करने की आपने मान दिया, चलो टेक्निकली कुछ हो सकता है, आरपीएससी भंग नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्रपति के पास भेजिए, किसी भी तरह से उसको आरपीएससी को भंग कराइए आप। आरपीएससी में पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, लगातार मांग उठ रही है, तो इसका भी देखना चाहिए। आरपीएससी बिल्कुल ऐसे अच्छे लोग आरपीएससी में आने चाहिए कि भाई वो करप्शन नहीं करें। तो ऐसे अगर आरपीएससी में ऐसे भ्रष्ट लोग आएंगे जो थे, तो बाकी कई सवाल खड़े होते हैं। और बीजेपी ने जो जो वादे किए थे भजन लाल जी को पूरे करने चाहिए थे। पेपर लीक में अब भाई ऐसा ही बढ़ती जो पेपर लीक है, पेपर लीक हुआ है, सब दस्तावेज एसओजी ने, इनकी अधिकारियों ने कह दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो उसको रद्द कर दो, उसका कोई सिस्टम निकाल दो बीच का। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मेहनत करके पेपर दिया होगा, लेकिन कोई बीच का पार्ट निकाल दो, ऐसा निकाल दो कि भाई जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिया है उसको 10% अलग से छूट दी जाएगी, वो तो वापस पास हो जाएगा, पास होने वाला तो वापस पास हो जाएगा। भाई ये क्या है, आपने बहुत गलत किया है, ये तो कर देना चाहिए था आपको। अब उनको नियुक्ति मिल जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप बाबा जी का झुंझुना हिलाओ और ये बेचारे बच्चे आंदोलन करते रहेंगे। तो बीच का जिसको जो इंटेलिजेंट होता है तो कभी पास कर लेगा, इसमें क्या है। 10-20% का उसको फ़ायदा दे देते, रियलाइजेशन छूट दे देते उसको। भाई जिन्होंने ईमानदारी से पास किया उनको छूट दे दो, ऐसे थोड़ी है कि तुम पास ऐसा नहीं कर रहे। जब पता लग गया, प्रूफ आ गया, कोर्ट में लड़ते लड़ते लड़ाई होती रहती सरकार को, लेकिन अपना स्टैंड बीजेपी को क्लियर रखना चाहिए था। भजन लाल जी को ये भर्ती निरस्त करनी चाहिए थी। जब ईओआरओ कर दी तो ये भी कर देते, ईओआरओ तो छोटी सी भर्ती थी, इसलिए आपने कर दी, ये क्यों नहीं की, ये करनी चाहिए थी सरकार को। भाई सरकार का ये स्टैंड मुझे ठीक नहीं लगा। ये कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छे पॉइंट भी सरकार ने अच्छे काम किए। बजट अच्छा लेके आए मुख्यमंत्री जी, वो ठीक है, बजट अच्छा लेके आए तो हमने अच्छा बोला। ईआरसीपी आएगी तो अच्छा है, यमुना जल समझौता का पानी आता है तो अच्छी बात है। जो अच्छे काम किए हम अच्छे बोलते हैं ना, सरकार ने जो अच्छे काम किया, हाँ वो अभी जो कन्वर्जन पे कानून लाए वो अच्छा है, हमने खुद ने तारीफ़ किया, आपने खुद ने इंटरव्यू किया, वो वीडियो किया था। तो कन्वर्जन का कानून लाए तो हमने बोला अच्छी बात है। गाय को लेकर, गौ माता को लेकर कुछ लेके आए थे कि गाय को माता मानेंगे। तो जो चीज़ अच्छी करती है सरकार हम अच्छा बोलते हैं, जो बुरा करते हैं हम बुरा बोल देते हैं। हमें क्या है, हमें सरकार से कोई वो नहीं है, हमें गुरेज थोड़ी, सरकार से कोई लड़ाई थोड़ी। हमारी लड़ाई तो जनता के लिए, हम जनता के लड़ेंगे, जनता को जो अच्छा लग रहा है अच्छा बताएंगे, जो बुरा लग रहा है बुरा बताएंगे, ये हमारा काम है। हाँ वैसे तो ये थी आज की अताई, और हमने काफ़ी मुद्दों पे बात की, एसआई भर्ती, भजन लाल सरकार पे, और इस तरह के तमाम। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली बार फिर से मिलते हैं आपके साथ। राम राम साहब। राम साहब।